नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अर्थशास्त्र क्या होती है। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम सभी जो क्रियाएं हैं, जैसे कि धन से संबंधित क्रियाएं हैं या फिर जिन क्रियाओं के द्वारा धन से अर्जित किया जाता है या धन का आदान प्रदान किया जाता है, उन क्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र का जो अर्थ है ये संस्कृत के अर्थशास्त्र संधि से बना हुआ है, जिसमें अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, तो ये संधि है जिसका अर्थ होता है धन का अध्ययन, किसमें? संस्कृत में। इसी प्रकार में ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, ओइक्स और घरेलू। ओइक्स जिसका मतलब है घरेलू और नेमिनी जिसका मतलब है प्रबंधन। तो इसका मतलब क्या होता है? गृहस्थी प्रबंधन। तो यदि हम अर्थशास्त्र का एक अर्थ निकालें तो क्या है? अर्थ का मतलब होता है धन, मतलब कि पैसा, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, जिसके अंतर्गत विज्ञान का मतलब क्या होता है? वह शास्त्र जिसमें किन्हीं क्रियाओं का वैज्ञानिक तर्क वितर्क दिया गया हो। जैसे कि यदि कोई सिद्धांत दिया गया हो कि उस सिद्धांत के अंतर्गत जो कार्य करना है उसका जो परिणाम होगा वह वैज्ञानिक तौर पर ये होगा। तो इस प्रकार के जो तर्क वितर्क रहते हैं उस पुस्तक को हम क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार धन से संबंधित जो क्रियाएं हैं तो उन क्रियाओं का जो इफेक्ट रहता है या जो क्रियाएं घट रही हैं, जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, उनका परिणाम क्या होगा? धन अर्जित होगा या धन जाएगा या धन वृद्धि होगी या धन में कमी होगी। तो इस प्रकार के जो तर्क वितर्क हैं वो एक शास्त्र के अंतर्गत हैं, जिन्हें हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में अर्थ का मतलब धन होता है और शास्त्र का मतलब विज्ञान, तो ये धन का अध्ययन है। इसी प्रकार ग्रीक भाषा में इसे गृहस्थी प्रबंधन के नाम से हम जानते हैं। ओइक गृहस्थी प्रबंधन हिंदी शब्द है, जबकि ओइक और नेमिनी ये घरेलू और प्रबंधन इनका अर्थ होता है, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अब आगे चलते हैं। मुख्य रूप से जब अर्थशास्त्र का विकास हुआ है वह हुआ है 1776 के बाद। 1776 में ऐसा क्या हुआ जिससे अर्थशास्त्र को एक व्यापक रूप प्रदान हुआ? उसका श्रेय जाता है एडम स्मिथ को, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ जनक कहा जाता है। इन्होंने 1776 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इस पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से अधिकतर जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र को इसमें धन का शास्त्र कहा है। यदि ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ के अनुसार क्या है, तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम याद कर लेना, यदि कभी पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या था, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी पुस्तक का पूरा नाम था। ठीक है, और इनके अनुसार अर्थशास्त्र की जो परिभाषा क्या थी? अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। ठीक है, इनकी बहुत छोटी परिभाषा थी और जिसे याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। इनके बाद फिर एक और अर्थशास्त्री आए जिनका नाम था डॉक्टर मार्शल। ठीक है, इन्होंने 1890 में अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र के सिद्धांत के नाम से, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है, यदि ये पूछा जाए अर्थशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है, या ये छोटे छोटे जो प्रश्न है ये बहुत उपयोगी भी होते हैं और पूछ भी लिए जाते हैं। तो डॉक्टर मार्शल ने अर्थशास्त्र के सिद्धांत नाम से एक पुस्तक लिखी और इन्होंने एक अपनी परिभाषा दी जिसमें उन्होंने मानव कल्याण को जोड़ दिया, यानी मानव कल्याण को ही सर्वोपरि माना। ठीक है, तो इनके अनुसार जो परिभाषा है, अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का आर्थिक कल्याण है। क्या है? अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का आर्थिक कल्याण है तथा धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है। ये इनकी परिभाषा है। अर्थशास्त्र क्या है? ये जो धन क्या है वह एक साधन मात्र है। किसका? मानव कल्याण। अब मानव कल्याण किससे होता है? जब मानव की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं तो उसको मानव कल्याण कहा जाता है।
यानी कि जब मनुष्य संतुष्ट होता है या मनुष्य की जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान हुआ, इन वस्तुओं या इन चीज़ों का या इन आवश्यकताओं की जब पूर्ति होती है तो उसे मानव कल्याण कहा जाता है। उस स्थिति को मानव कल्याण, हालांकि इसकी परिभाषा दूसरी है, लेकिन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत देख रहे हैं, मतलब धन से संबंधित। अब मान लीजिए हमें मकान खरीदना है, किससे खरीदेंगे? पैसा होगा। यदि हमारे पास पैसा होगा तो ही हम मकान खरीद सकते हैं ना, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा, हम नहीं खरीद पाएंगे। तो ये क्या है, इन्होंने मनुष्य की जो आवश्यकता है उनको जोड़कर मानव कल्याण संबंधी परिभाषा दी और अर्थशास्त्र को एक नया रूप प्रदान किया। इसी प्रकार से और भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी परिभाषाएं उनकी संसाधनों की दुर्लभता के अनुसार दी। मिस्टर रॉबिन्स, ठीक है, वो भी एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी जो परिभाषा दी है वह संसाधनों की दुर्लभता पर। दुर्लभता मतलब कि कौन से संसाधन हमारे उपयोगी हैं जो समाप्ति की ओर है और कौन से संसाधन नए खोजे जा रहे हैं। इस प्रकार की जो दुर्लभताएं होती हैं संसाधनों की प्राप्ति के लिए, संसाधन क्या होते हैं जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, या संसाधन वे होते हैं जिनसे किसी अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, जैसे कि पूंजी, श्रम और तकनीक। ये क्या है? संसाधन है किसी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। अब हमने क्या देख लिया है? अर्थ देख लिया है कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। एडम स्मिथ को भी समझ लिया है, मार्शल को भी समझ लिया है। तो पहले हमको लिखना है, डॉक्टर मार्शल के अनुसार जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है उसमें मानव कल्याण को प्रमुखता दी गई है और उनके अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का आर्थिक कल्याण है तथा धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है। अब हमने इतना विवेचन कर दिया, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसके लिए? हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अर्थशास्त्र का हमने अर्थ लिख दिया, इन दो अर्थशास्त्रियों की विवेचना कर दी, छोटा सा अर्थ बता दिया। अब हम देंगे क्या? परिभाषा। तो परिभाषा समझने के लिए सबसे पहले हम इन क्रियाओं को समझ लेते हैं, तो हमें परिभाषा समझने में आसानी होगी और याद करने में भी सरलता महसूस होगी। जैसे कि सबसे पहले ये मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट है। बिस्किट का पैकेट आप दुकान से खरीदते हैं, उसको चाय के साथ बड़े मज़े से खाते हैं, लेकिन इस बिस्किट के पैकेट को बनाने में किन किन क्रियाओं का या किस किस उद्योग का योगदान है ये आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए किससे, सबसे पहले ये समझते हैं कि बिस्किट बनता किससे है? गेहूं से, ठीक है। अब गेहूं का उत्पादन कौन करता है? किसान करता है। कौन करता है? किसान। तो गेहूं का उत्पादन किसने किया? किसान ने। क्या किया? उत्पादन। मैं बार बार एक शब्द पे जोर दे रहा हूं, उत्पादन, ठीक है। तो देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, क्या हो गया? उत्पादन हो गया। वस्तु है बिस्किट, उत्पादन हो गया। उसके बाद वितरण, विनिमय और उपभोग। उत्पादन गेहूं का होगा, ठीक है। ये किसान के लिए अंतिम वस्तु है, उसने उसको बेचा, मंडी में ले गया और गेहूं की बिक्री की, उसको पैसा मिल गया, उसके लिए अंतिम वस्तु हुई। लेकिन अब जो उत्पादन होगा, वस्तुओं का जो उत्पादन है, मतलब बिस्किट का जो उत्पादन है, वो कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में। अब ये कच्चा माल, जब कच्चा गेहूं जाएगा फैक्ट्री में, वहां पर बिस्किट का क्या होगा? उत्पादन होगा। फिर उसका वितरण होगा, कहाँ पर? मार्केट में वितरण होगा। वितरण कैसे? ट्रांसपोर्ट, मतलब बिकने के लिए हर जगह पर उसको भेजा जाएगा। तो उसमें भी खर्च होता है। वितरण में खर्च होता है कि नहीं होता? जैसे माल को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसमें खर्च लगेगा कि नहीं? तो वितरण को एक अलग प्रक्रिया माना गया है, मतलब लोगों तक पहुंचना ही वितरण की प्रक्रिया है, तो उसमें खर्च होता है। तो एक उत्पादन, दूसरा वितरण। अब आ गया विनिमय। विनिमय क्या है? ये विनिमय मतलब होता है किसी वस्तु के लिए, जब किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, उसका जो मूल्य देते हैं, या ये कहें कि किसी वस्तु से आदान प्रदान करना, ठीक है, उसको हम विनिमय कहते हैं। यानी आदान प्रदान का माध्यम अभी क्या है? रुपया है। हम रुपए देकर किसी वस्तु को खरीद लेते हैं, तो अभी विनिमय का माध्यम क्या है? रुपया है। ये हम सब आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें अर्थशास्त्र में सब आने वाला है, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये समझ लेते हैं, जैसे आप दुकान पे गए, आपने पैसे दिया और बिस्किट का पैकेट लिया, तो ये क्या हो गया? विनिमय हो गया, ठीक है।
ये हो गया क्या, विनिमय, आपने उससे खरीदारी की, इसको विनिमय कहेंगे। इसके बाद आता है उपभोग। ये क्या हुआ, आपने चाय के साथ बिस्किट का ग्रहण किया तो उसको बोलेंगे उपभोग, यानी बिस्किट खाया तो उपभोग, यानी अंतिम रूप से आपने उपभोग किया है तो आप क्या हुए, उपभोक्ता। अब हम परिभाषा लेंगे किस प्रकार से कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। कौन सी, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। समझ में आया, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का विश्लेषण तथा अध्ययन किया जाता है। अब वस्तुओं का तो आप मान लीजिए समझ गए, सेवाओं का क्यों, अभी आप ये पूछे सर सेवाओं का क्यों पूछ रहे हैं, सेवाओं का क्यों लिख रहे हैं हम, तो ये मान के चलिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, और मुझे सैलरी मिलती है, पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, धन के लिए, तो एक सेवा क्षेत्र एक अलग से क्षेत्र है जो सिर्फ अपनी सेवाएं देता है, ठीक है, और अपनी सेवा के बदले पैसे लेता है। जैसे मैं पढ़ाने के बदले पैसे लेता हूँ, ठीक है, बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक में लेन देन करते हैं, आपके खाते में पैसे जमा करते हैं, आपके खाते पैसे निकाल के देते हैं, वो उनका लेन देन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो सेवा है उसके पैसे ले रहा है। कोई झाड़ू वाला कर्मचारी है, वो अपनी सेवा दे रहा है, जनता को अपनी सेवा दे रहा है तो उसका पैसा लेता है। तो ये क्या है, सेवा क्षेत्र एक अलग से क्षेत्र है जो ना ही उत्पादन करता है ना ही उपभोग करता है, लेकिन वस्तुओं को एक व्यक्ति से लेकर दूसरी व्यक्तियों तक पहुंचाने की सेवा देता है, वो सेवा क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन वो उसका क्या करता है, चार्ज करता है, पैसे लेता है, इसलिए उसका मूल्य है, उनको उसमें जोड़ा जाता है। तो क्या है, परिभाषा के रूप में हमारी अर्थशास्त्र की जो परिभाषा देंगे हम उसमें इसको जोड़ेंगे, क्या कहेंगे, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, विपणन, विनिमय और उपभोग का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। ये हमारी परिभाषा हो गई। अब हम आ जाएंगे प्रश्न के दूसरे बिंदु पर। हमने दो बिंदु क्लियर कर लिए, कौन से, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थ साहित्य परिभाषित कीजिए तथा ये कितने प्रकार की होती है विवेचना कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो हमने अर्थशास्त्र का अर्थ भी ले लिया, परिभाषित भी कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अर्थशास्त्र के प्रकार पर। तो अर्थशास्त्र कितने प्रकार की होती है, तो अर्थशास्त्र जो होती है, जो शास्त्र है, उसको एक कैटेगरीज वाइज डिवाइड भी कर लिया जाता है। जैसे कि हम साइंस पढ़ते हो, आप विज्ञान पढ़ते हो, ठीक है, अभी तक आप 10वीं से लेकर अभी तक पढ़ते आए हो। जैसे कि मैथ के जो कैलकुलेशन है, लाइट के जो कैलकुलेशन है, वो आप किस में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो। और मैथ को एक अलग से ही, मैथमेटिक्स एक अलग से सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी एक कैटेगरी है। आप यदि साइंस में जाएंगे तो मैथ भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। अब उसी प्रकार से इसको भी डिवाइड किया गया, मतलब साइंस को उन्होंने किसमें, मतलब जीव जंतुओं के अध्ययन को बायोलॉजी, और अणुओं के, एटम बम के आदि के अध्ययन को केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो हमारा अर्थशास्त्र है, ठीक है, यानी धन का जो विज्ञान है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है, उसको है तो सेम, उसको इस प्रकार से उसमें कैटेगरी अलग अलग नहीं है, लेकिन जो स्तर है, ठीक है, क्या है, एक स्तर होता है, मतलब छोटे स्तर पर और बड़े स्तर पर। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन दो भागों में इसको बांटा गया है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक सिंगल इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपके परिवार में आप हो, आपके पिताजी हैं, आपका भाई है, काका जी हैं, सभी हैं, आप लोग साथ में रहते हो। यदि आपसे कोई ये पूछे कि आपकी आय क्या है, आपकी मासिक आय क्या है, तो आप सिर्फ अपनी आय बताओगे कि मैं महीने में इतना कमाता हूँ, सिर्फ मैं 20,000 कमाता हूँ, 15,000 कमाता हूँ, जितना आप कमाते हो वो आप बताओगे। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि आपके परिवार की आय क्या है, तो वो सिर्फ एक परिवार की हुई, आपके पूरे गांव की नहीं हो सकती ना, ठीक है। अब गांव की भी पूछ ली जाए तो पूरे जिले की नहीं हो सकती ना, अब जिले की भी पूछ ली जाए तो पूरे राज्य की नहीं हो सकती ना। तो व्यक्तिगत तौर पर जिन
क्रियाओं का, वस्तुओं का, सेवाओं का यदि हम अध्ययन करते हैं, मान लीजिए आपका परिवार है, आप हो, व्यक्तिक रूप से मतलब कि व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन जो किया जाता है वो इसमें करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यक्तिक मतलब कि एक परिवार हुआ, एक व्यक्ति हुआ, एक उद्योग हुआ और वस्तुएं तथा सेवाएं हुई। किसके अंतर्गत? एक ही उद्योग के अंतर्गत। मान लीजिए एक उद्योग है, वो कुर्सी बनाता है, ठीक है, चेयर बनाता है, टेबल बनाता है, फिर सोफे भी बनाने लगता है, लेकिन वो है तो एक ही उद्योग ना, लेकिन अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग उनका मूल्य है। तो ये क्या है, हम एक क्षेत्र के अंतर्गत कर रहे हैं, मतलब कि व्यक्तिक इकाई केवल उसी इकाई का कर रहे हैं, दूसरी इकाइयां भी बना रही हैं, उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब दूसरी इकाइयों को हम जोड़ लेंगे तो वो किस में आ जाएगा? समष्टि में। अब समष्टि के लिए परिभाषित करते हैं, समष्टि के लिए संपूर्ण जो क्रियाएं हैं, संपूर्ण जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनको हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अब इनकी परिभाषा आप जरा नोट कर लें, छोटी छोटी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र होती है जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिक इकाइयों का, जैसे कि व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग एवं अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कीमत होती है उसका अध्ययन करते हैं और विश्लेषण किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, सबसे नंबर 1 उपभोक्ता का सिद्धांत, इसका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है उत्पादक व्यवहार, मतलब उत्पादक का व्यवहार क्या है, क्या व्यवहार होता है, उसका सिद्धांत भी है, वो भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। कीमत निर्धारण सिद्धांत क्या होता है, ये भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। कल्याण अर्थशास्त्र, एडम मार्शल के अनुसार जो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, मानव कल्याण संबंधी जो परिभाषा है, तो अर्थशास्त्र से मानव कल्याण किस प्रकार से होता है वो भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय हुई, कुल रोजगार हुआ, कुल पूर्ति, कुल बचत, कुल विनियोग, जो भी कुल है, मतलब कि टोटल हमारे देश का या हमारे राज्य का जब हम करते हैं, मतलब कि कुल जिसमें लग जाता है उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है, जब हम केवल एक इकाई का करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हुआ, और जब ये कहें कि कुल अर्थव्यवस्था, कुल जीडीपी, कुल रोजगार, कुल विनियोग, तो फिर पूरे राष्ट्र का होगा। ये हम किस में अध्ययन करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने लिख दिया है राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, यहाँ मिस हो गया है, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार हुआ। ठीक है, नंबर 2 राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियां, ये भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। मुद्रा, अब स्फीति व मुद्रास्फीति, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में भी मुझे, और आपको समझने में भी बहुत मजा आएगा। ये भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और सरकारी बजट क्या होता है, विनिमय दर, भुगतान शेष, ये जो सब है, ये जो टॉपिक हैं, ये सारे हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिक जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के अनुसार किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में क्या योगदान होता है, उनका अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम कुल निर्यात, रोजगार, समग्र कीमत आदि समग्र उपायों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की जो क्रियाएं हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य बिंदु हैं, जो एक प्रश्न को मैंने ये बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं, ये आपको समझने के लिए लिखा हुआ है, ताकि हम इसी रूप से चलते रहें और इसी फॉर्मेट में हमारा आंसर दे सकें। अब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, और इसमें भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको जितना हो सके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आपको आपकी समस्या का समाधान प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।